नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में जो एक गंदी लैब में शुरू हुई और जिसने पूरी दुनिया की मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एंटीबायोटिक्स की और उस एक्सीडेंटल डिस्कवरी की जिसने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। लेकिन शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। एंटीबायोटिक्स से पहले हजारों साल पहले जब इंसानों को बैक्टीरिया और जर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब भी वो प्रकृति की मदद से बीमारियों का इलाज करते थे। इजिप्ट में वूंड्स पर शहद और लहसुन लगाया जाता था। ग्रीस में विलो बार्क से दर्द का इलाज होता था। चाइना में जिनसेंग और लिकोरिस रूट जैसी हर्बल मेडिसिन का उपयोग होता था। मेसोपोटामिया में बियर, डेट सिरप और प्लांट एक्सट्रैक्ट से कॉमन एलिमेंट्स का इलाज होता था। और हमारे भारत में हल्दी और नीम का उपयोग पॉल्टिस और टॉनिक्स में किया जाता था, जबकि रोम में कॉपर के टूल्स और वेसल्स को सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल प्रकृति पहले से ही मेडिसिन कर रही थी, लोगों को बस ये समझ नहीं आया था कि क्यों। फिर 19वीं सदी के अंत में माइक्रोस्कोप्स ने एक अदृश्य दुनिया को उजागर किया। जर्म थ्योरी ने यह साबित किया कि बीमारियां बैक्टीरिया और माइक्रोब्स से होती हैं। इसी दौर में पॉल अर्लिक ने एक केमिकल बुलेट का सपना देखा, एक ऐसी दवा जो सिर्फ माइक्रोब्स को मारे और पेशेंट को कोई नुकसान न पहुंचाए। और 1909 में आर्सफेनामाइन नामक पहली केमिकल ड्रग बनी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती थी। लेकिन असली क्रांति आई 1928 में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लंदन के सेंट मैरीज हॉस्पिटल में छुट्टी से लौटे और उन्होंने अपनी मेसी लेबोरेटरी में एक कंटामिनेटेड पेट्री डिश देखी। उस डिश पर पेनिसिलियम नाम का मोल्ड उगाया था और उस मोल्ड के चारों तरफ बैक्टीरिया बिल्कुल मर चुके थे। फ्लेमिंग ने इस मैजिकल सब्सटेंस का नाम रखा पेनिसिलिन। ये एक ऐसी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसने इतिहास बदल दिया। पेनिसिलिन को पहले लैब में टेस्ट किया गया और ये स्टबर्न इन्फेक्शंस पर बेहद इफेक्टिव साबित हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे मास प्रोडक्शन में लाया गया और डी डे 1944 तक ये बैटलफील्ड वूंड्स का इलाज कर रहा था। पेनिसिलिन ने न्यूमोनिया, वंड इन्फेक्शंस और पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस जैसी जानलेवा बीमारियों को ट्रीटेबल कंडीशंस में बदल दिया। सर्जरी और चाइल्ड बर्थ दोनों पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंटीबायोटिक डिस्कवरी का एक गोल्डन एज आया। साइंटिस्ट सेल्मन वैक्समन ने सॉइल माइक्रोब्स को स्क्रीन करके 20 से अधिक एंटीबायोटिक्स खोजे, जिनमें ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे महत्वपूर्ण था। सल्फोनामाइड्स पहले इफेक्टिव सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल्स बने। इसके बाद टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स और इरिथ्रोमाइसिन जैसी नई ड्रग्स आईं, जिन्होंने मॉडर्न मेडिसिन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस सफलता के साथ एक बड़ी समस्या भी उभरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया कभी पैसिव टारगेट्स नहीं थे। उनके कुछ स्ट्रेन्स में पहले से ही ऐसे म्यूटेशंस थे जो ड्रग्स को कमजोर कर सकते थे। एंटीबायोटिक्स के बढ़ते उपयोग ने इन्हीं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को सर्वाइव और स्प्रेड करने का मौका दिया। बैक्टीरिया ड्रग्स को पंप आउट करने, अपने टारगेट्स बदलने या रेजिस्टेंस जीन्स शेयर करने लगे। आज हॉस्पिटल्स में एमआरएसए और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जैसे सुपर बग्स एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। हर मिस्ड डोज, हर ओवरयूज्ड प्रिस्क्रिप्शन और हर डिलेड डायग्नोसिस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को और मजबूत बनाती है। आज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है और अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो 2050 तक ये संख्या 20 लाख प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। एआई ड्रिवन ड्रग डिजाइन नई एंटीबायोटिक्स की खोज को तेज कर रही है। फाइज थेरेपी, जो वायरस का उपयोग करके बैक्टीरिया को मारती है, एक नई उम्मीद के रूप में उभर रही है। अगला ब्रेक थ्रू संभव है, लेकिन सिर्फ तभी जब हम अपनी मौजूदा एंटीबायोटिक्स को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों याद रखें, एक गंदी पेट्री डिश से शुरू हुई यह यात्रा आज भी जारी है। एंटीबायोटिक्स ने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन इन्हें बचाने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है।